हाँ जी। गुड आफ्टरनून। तो जो लास्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया था टूरिज्म वाला टॉपिक, तो टूरिज्म में कुछ एक बेसिक पार्ट है अपना कंप्लीट हो गया था। तो बेसिक में एक तो हमने लास्ट वाली क्लास में इंट्रोडक्शन को कंप्लीट किया, हमारे परिचय वाले पार्ट को, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को कंप्लीट किया था, जिसमें एक तो पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था 1989 में, किस समिति के द्वारा दिया गया था, यानी किसकी रिकमेंडेशन पे मिला था, तो मोहम्मद यूनिस समिति पे, मोहम्मद यूनिस कमेटी या समिति की सिफारिश पर ऐसा किया गया। फिर इसको पीपल इंडस्ट्री के रूप में या जन उद्योग के रूप में राज्य में जन उद्योग का दर्जा दिया गया था 2004-5 में। इसका मीनिंग इसमें लोगों का आना जाना होता है, इसका मीनिंग ये व्यक्तियों से जुड़ा हुआ है, कोई प्रोडक्ट या उत्पाद नहीं है। तो इसका मीनिंग ये अपने आप में एक पीपल इंडस्ट्री है, जन उद्योग है, तो ये दर्जा 2004 और 5 से। जबकि इसको इंडस्ट्री का जो दर्जा दिया गया है वो मार्च 1989। तो उसमें जनरली ये वाला क्वेश्चन है, ये अधिक ज्यादा यानी एग्जाम में जो पूछा जाता है वो अधिक बार ये पूछा जाता है। मार्च 1989 किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे? मोहम्मद यूनिस कमेटी के आधार पे। इसके साथ हमने कुछ फैक्ट और कवर किए थे कि राजस्थान में टूरिज्म डिवीजन कितने हैं। तो अपने जो पॉलिटिकल या ज्योग्राफिकल डिवीजन है वो 7 है, जबकि राजस्थान के अंदर इनके बाद में अगर टूरिज्म डिवीजन की बात करें, पर्यटन संभाग की अगर बात करें तो टूरिज्म डिवीजन या पर्यटन संभाग में राजस्थान में 4 प्रमुख डिवीजन है, जिसमें एक पश्चिमी राजस्थान का मारवाड़ संभाग यानी जो जोधपुर है, एक चौहान डायनेस्टी वाला अजमेर, एक मेवाड़ वाला संभाग उदयपुर और एक हाड़ावंश वाला कोटा। सिर्फ राजस्थान के नॉर्थ ईस्ट वाले 3 डिवीजन को हमने छोड़ा है, बीकानेर को, देन जयपुर, उसके बाद में भरतपुर। तो वर्तमान में राजस्थान में जो टूरिज्म डिवीजन है वो कितने हैं? 4। जबकि पॉलिटिकल या जनरली अपने से क्वेश्चन पूछा जाए राजस्थान में संभाग कितने हैं, तो संभाग राजस्थान में 7 है। पर्यटन संभाग कितने हैं? तो पर्यटन में आंसर आना चाहिए 4। सर बिरानी में और नहरी में अंतर बता दीजिए। तो देखो, बिरानी जमीन वो होती है जो सामान्यतः डिपेंड ऑन रेनफॉल, यानी जिसको हम कहते हैं ना बारानी कृषि। तो वह कृषि जो मुख्यतः रेनफॉल या वर्षा पर आधारित होती है उसको बिरानी या बारानी कहा जाता है। जबकि जो मुख्यतः नहरों के ऊपर सिंचित होती है, यानी जो मुख्यतः आर्टिफिशियल अप्रोच के ऊपर यानी मानव निर्मित साधनों के ऊपर डिपेंड है, वो अपनी नहरी कृषि होती है। क्योंकि नहरें अप्रोच मानव की होती है तो मानव बनाते हैं इसका वो नहरी में। और जो बिरानी होती है वो डिपेंड ऑन रेनफॉल, वो मानसून पर आधारित कृषि या वर्षा पर आधारित कृषि को बिरानी कृषि या बारानी कृषि कहा जाता है। ये एग्रीकल्चर में करवाया है मैंने आपको। गुड आफ्टरनून। लैब असिस्टेंट वाली, हाँ, टेस्ट सीरीज के लिए भी इसमें करेंगे बात अपन। तो टूरिज्म वाले के अंदर ये वाला जो बेसिक पार्ट हमने कंप्लीट किया था, उसके बाद में कुछ फैक्चुअल बातें और की थी हमने कि जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसका सिंबॉलिक एनिमल कौन सा है। सिंबॉलिक एनिमल के रूप में यानी प्रतीकात्मक पशु के रूप में कैमल।
डिपार्टमेंट का मुख्यतः स्लोगन है वो क्या है? तो राजस्थान में इनवाइट करने वाला है कि पधारो हमारे देश, पधारो हमारे देश। और इसके जस्ट नीचे एक जो लाइन टैग की है, जो हमने भारत के टूरिज्म डिपार्टमेंट को देखते हुए की है, जिसमें लिखा हुआ था अतुल्य भारत। तो अगर भारत अतुल्य है तो उसका अतुल्य राज्य कौन है? राजस्थान। तो राजस्थान ने लिखा है राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। ये टैगलाइन के रूप में यूज किया गया है। जो टूरिज्म डिपार्टमेंट का जो लोगो या स्लोगन जो बना हुआ है, उसके जस्ट नीचे लाइन लिखी हुई है जो कि टैग की हुई है। हाँ जी, राजस्थान ज्योग्राफी बुक बिल्कुल आ गई है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इसके बाद में जो सेकंड पॉइंट था वो टूरिज्म से रिलेवेंट जो डेटा थे, अपने पर्यटन से जुड़े हुए जो आंकड़े थे, जिसमें एक 2023 और 24 के डेटा हमने कवर किए। और इसके बाद में दूसरा डेटा था आपका 2024 से और 2025 का डेटा। तो इसमें जो 2024 और 25 का जो डेटा है, इसमें टूरिज्म, हालांकि फरवरी के बाद ये भी चेंज होगा अपना, जैसे कि अभी न्यूज़पेपर में टाइम टू टाइम अपने जनरली आप कंटिन्यूस पढ़ते हैं तो उसमें आ भी रहा है कि राजस्थान में इस साल यानी 2025 और 26 के दौरान, यानी लास्ट ईयर का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग अगर एनालिसिस करें तो 2024-25 की तुलना में टूरिज्म 25 और 26 के बीच में कम हुआ है। हालांकि 26 के अभी डेटा पूरे नहीं है, लेकिन उसको बोला 25 और 26 जाएगा जो 2025 के डेटा आएंगे। जैसे 24 वाले डेटा थे उसको बोला गया था 2024 और 25। तो इस समय राजस्थान में टूरिज्म था लगभग 2321 लाख। और इसमें अपने जो डोमेस्टिक या स्वदेशी पर्यटक हैं वह है लगभग 2300 लाख। 2300 लाख। और बाकी जो हैं वह है 20.72। ये फॉरेन टूरिस्ट है। जो पहले के टूरिज्म की तुलना में इंक्रीज हुआ था लगभग 21%। और स्वदेशी पर्यटक है लगभग 28.5%। 28.5% ये इंक्रीज हुआ था। तो लास्ट ईयर के जो डेटा हैं 2024-25 के, उसमें दोनों ही जो टूरिज्म डेटाज हैं वो आपके इंक्रीज हुए हैं। फिर बात हमने की थी कि टूरिज्म सबसे ज्यादा किस टाइम पीरियड में आते हैं। तो जिस समय हमारे मौसम ठीक है और बच्चों की जिस समय छुट्टियां भी होती हैं, तो तो मौसम अपने जैसे अप्रैल मई और जून में देखा जाए तो उस समय हाई टेम्परेचर होते हैं, उस समय टूरिज्म सबसे कम होता है। तो सबसे बेहतरीन मौसम होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी साल का जो अंतिम तिमाही है, यानी लास्ट 3 मंथ्स ऑफ ईयर, साल के जो अंतिम 3 महीने हैं उनमें टूरिज्म अपने पीक पे होता है। लेब असिस्टेंट के अंदर जो टॉपिक है फिजिकल ज्योग्राफी वाला, और जो पार्ट है वो आपका स्टार्ट मैं करूंगा। तो उसमें जो लेब असिस्टेंट जो स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए जो क्लासेस हैं वो मेरी रहेंगी उसमें, फिजिकल ज्योग्राफी वाले पार्ट में। प्रैक्टिकल वाला जो पार्ट है उस प्रैक्टिकल वाले में भी क्लासेस मैं ही लूंगा। तो कुछ पार्ट जो अरविंद सर का था वो अरविंद सर का लगभग कंप्लीट हो गया है, कुछ पोर्शन उनका है सर का अभी भी। तो कुछ पार्ट वो करवाएंगे, बाकी जो आपका ज्योग्राफी का सबसे जो बेस और इम्पोर्टेंट जो पार्ट है फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट, यानी जो जनरली कहते हैं ना ज्योग्राफी के अंदर, जिसे हम मदर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं, भूगोल की जननी जिसको कहते हैं, वो अपना फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट। तो टाइम या समय की अगर हम बात करें तो टूरिज्म चाहे स्वदेशी हो चाहे विदेशी हो, सबसे ज्यादा अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ये मैक्सिमम विजिटिंग का टाइम होता है। और टूरिज्म का जो मिनिमम विजिटिंग का जो टाइम होता है सबसे कम किस समय आता है? तो वो आता है अप्रैल मई और जून, अप्रैल से लेके जून, इस ड्यूरेशन के अंदर।
फिर अगर हम साइट की बात करें तो स्वदेशी पर्यटक जो है, तो वो स्वदेशी पर्यटक सर्वाधिक सर्वाधिक आता है अपने सीकर में, देन उसके बाद में चित्तौड़ में, और उसके बाद में अजमेर। कुछ समय पहले तक ये डेटा मैक्सिमम अजमेर की थी, लेकिन वर्तमान में सीकर, चित्तौड़ एंड अजमेर। विदेशी पर्यटक की मजबूरी है, वो जयपुर नहीं आना चाहे तो भी आना पड़ेगा, क्योंकि जो टूरिस्ट आता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस होती है एयर सर्विस, यानी वायु सेवा। और वायु सेवा के रूप में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो राजस्थान में केवल एक ही है, सांगानेर एयरपोर्ट। इस कारण विदेशी पर्यटक को सर्वाधिक आना पड़ेगा जयपुर, उसके बाद में उदयपुर, उसके बाद में जोधपुर। मुख्यतः फॉरेन टूरिस्ट उन साइट पे अधिक होते हैं जहां पे एयरपोर्ट बने हुए होते हैं। तो एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जयपुर, उसके बाद में उदयपुर में भी है डबोक, और जोधपुर में भी है रातानाडा, जिसका संचालन आर्मी के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल, वर्ल्ड ज्योग्राफी देखो, आपका सिलेबस का जो पार्ट है, उस सिलेबस के पार्ट में वर्ल्ड ज्योग्राफी जहां जहां दी हुई है, तो बहुत जल्दी अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी वाली क्लासेज हैं वो भी अवेलेबल करवाना स्टार्ट कर देंगे, ताकि आपकी आने वाली जो एग्जाम है अप्रैल में, जैसे स्टूडेंट कई दे रहे हैं पीएसआई एग्जाम, या उसके बाद की हम बात करें फर्स्ट ग्रेड है, तो फर्स्ट ग्रेड में वैसे तो इंडिविजुअल जीके के पोर्शन में नहीं दिया हुआ, लेकिन सेकंड ग्रेड में वर्ल्ड ज्योग्राफी दिया हुआ है। या जो आप अदर एग्जाम्स देते हैं तो उसके अंदर जो जनरल ज्योग्राफी है, उसके कुछ बेसिक टॉपिक्स होते हैं जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपके दिए हुए हैं, वो जनरली पूछे जाते हैं। इसके बाद में इसके अंदर हमने टूरिज्म, पॉइंट नंबर सी था अपना टूरिज्म सर्किट। इस टॉपिक का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है टूरिज्म सर्किट, जिसके अंदर हमने पहले कवर किए थे सामान्य सर्किट, जनरल सर्किट है। इनसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में अधिक आते हैं। तो सामान्य पर्यटन सर्किट, जिसमें एक पार्ट तो होता है अपना नॉर्थ ईस्ट की ओर शेखावाटी सर्किट, नॉर्थ ईस्ट की तरफ दूसरा होता है अलवर सर्किट, उसके बाद में एक होता है अपना भरतपुर सर्किट। इसके अलावा ये वाला जो पार्ट है अपना रणथंभौर, टोंक वाला पार्ट रणथंभौर सर्किट, उसके जस्ट नीचे वाला ये हाड़ौती सर्किट। यहाँ पे आता है जयपुर के पास में ढूंढाड़ सर्किट, राजस्थान के पश्चिम में मरु त्रिकोण, डेजर्ट ट्रायंगल, चौहान डायनेस्टी की ओर मेरवाड़ा सर्किट, राणा सिसोदियाओं की ओर मेवाड़ सर्किट, सिरोही जालोर पाली के पास में माउंट आबू सर्किट। तो ये पश्चिमी वाले यानी मिड से पश्चिम वाले, ये सारे मय टाइटल वाले थे, मरु त्रिकोण, मेरवाड़ा, मेवाड़ और माउंट आबू। तो ये मय या एम टाइटल वाले थे आपके पास। तो इस तरीके से इस वाली साइड पे 6 आपके, और बाकी 4 आपके ये वाले हैं, जिसमें हमने कवर किया है मरु त्रिकोण। तो मरु त्रिकोण में जिले कौन से थे? तो मरु त्रिकोण में जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं, एक बीकानेर, एक जोधपुर और एक जैसलमेर, इन तीनों को मिला के बोला गया डेजर्ट ट्राइंगल, मरु त्रिकोण। तो मरु त्रिकोण का मीनिंग है मरुस्थल के 3 साइट या पॉइंट जहां पे टूरिज्म अधिक होता है, जैसे बीकानेर की ओर कैमल फेस्टिवल के कारण, जैसलमेर की ओर मरु फेस्टिवल के कारण, जोधपुर की ओर मारवाड़ महोत्सव के कारण, जिसको हम मांड महोत्सव भी कहते हैं, सितंबर अक्टूबर यानी जो अश्विन मंथ के आसपास आयोजित होता है। हम कुछ फेस्टिवल्स भी देखेंगे कौन कौन से कब किस समय और कहाँ आयोजित होते हैं, तो उसमें ये पार्ट अपना कवर होगा। तो ये वाला सामान्य सर्किट, तो सामान्य सर्किट राजस्थान में कितने हैं? 10। तो इस वाले पॉइंट पे अपनी बात हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट
सर्किट के अंदर एक आता है पुरातात्विक सर्किट। पुरातात्विक सर्किट आर्कियोलॉजिकल सर्किट, आर्कियोलॉजिकल सर्किट कितने हैं अपने? 7। ये एज इट इज वो क्या वो है, अगर आपको राजस्थान के डिवीजन याद है, संभाग याद है, राजस्थान के संभाग, टूरिज्म डिवीजन की बात नहीं कर रहे, टूरिज्म डिवीजन तो कितने हैं अपने? पर्यटन संभाग तो 4 हैं, बाकी अपने ज्योग्राफिकल या पॉलिटिकल डिवीजन कितने हैं? 7। अगर आपको संभाग याद है 7, तो उन संभागों के नाम के साथ ये जो टाइटल है ये लगा दीजिए। जैसे उत्तर में बीकानेर है तो बीकानेर पुरातात्विक सर्किट, पश्चिम में जोधपुर तो जोधपुर पुरातात्विक सर्किट, जोधपुर के ईस्ट में अजमेर है, उसके बाद में जयपुर है, उसके बाद में भरतपुर है, और दक्षिण में राजस्थान में एक तो उदयपुर, और उदयपुर के ईस्ट में आता है कोटा। तो उन सब के नाम के आगे ये शब्द अपन ऐड कर सकते हैं, पुरातात्विक सर्किट या आर्कियोलॉजिकल सर्किट। तो वो 7 संभाग हैं, वो अपने आप में पुरातात्विक सर्किट। पुरातात्विक सर्किट डिवीजन में क्यों बने हुए हैं, तो उसके पीछे कारण ये है क्योंकि हमारे जो पुरातात्विक स्थल हैं, यानी जो अपनी जहाँ एंशियंट सिविलाइजेशन थी, प्राचीन सभ्यताएं जहाँ थी, फिर उन प्राचीन सभ्यताओं के बाद में राजवंशों का उदय हुआ। जैसे उदयपुर में आयड है तो बाद में वहां राणा सिसोदिया भी रहे हैं, तो वो एक प्रमुख राजवंश भी बना है। पश्चिमी राजस्थान या राजस्थान के उत्तर पश्चिम की ओर देखें तो इंडस सिविलाइजेशन के कई पार्ट ऐसे रहे हुए हैं, लेकिन बाद में वहां एक वंश भी रहा है राजस्थान के पश्चिम से उत्तर की तरफ या उत्तर से पश्चिम की तरफ, राठौड़ वंश। फिर हम अरावली की तरफ आते हैं, अजमेर। तो अजमेर के आसपास भी कुछ डायनेस्टी रही हैं, जैसे चौहान डायनेस्टी। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इस प्रकार के स्थान जो हमें पुरातात्विक स्तर के ऊपर, या हमें जो पुराने बने हुए कुछ इमारतें या धरोहर हैं, तो ये इमारतें और धरोहर कहाँ अधिक बनेंगे? वहां अधिक बनेंगे जहां पे शासन किया गया, जहां पे राजा महाराजाओं के प्रमुख केंद्र थे। जैसे उदयपुर के अंदर, पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर में, पूर्वी राजस्थान में अजमेर, जयपुर, भरतपुर में, उत्तरी राजस्थान में मुख्यतः बीकानेर में। तो वहां अगर ये बनेंगे तो तय है कि अपने जो पुरातात्विक स्थल हैं वो उन्हीं साइट पे अधिक होंगे जो एज ए डिवीजन या एज ए संभाग भी हैं। तो जहां जहां शासन किया था वो प्रमुख राजवंश भी थे, और आज वर्तमान में वो संभाग भी है। जैसे हिस्ट्री आप पढ़ते हैं राजस्थान का, तो आप संभाग के अकॉर्डिंग ही पढ़ते हैं। जैसे मेवाड़ का इतिहास, इसका मीनिंग आप उदयपुर संभाग की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। कोटा का इतिहास यानी हाड़ा वंश का इतिहास, इसका मीनिंग आप कोटा संभाग को पढ़ रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान या मारवाड़ का इतिहास, तो इसका मीनिंग आप जोधपुर है उस संभाग के बारे में कवर कर रहे हैं। अजमेर, अजमेर का इतिहास, इसका मीनिंग आप चौहान डायनेस्टी को कवर कर रहे हैं। तो ये पुरातात्विक वाले तो एज इट इज संभागों के नाम है, तो ये याद रखने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ ये ध्यान रखना ये संभाग है। तो संभाग के नाम राजस्थान के उत्तर में देखें तो एक तो बीकानेर है, तो बीकानेर पुरातात्विक सर्किट या बीकानेर आर्कियोलॉजिकल सर्किट। फिर पश्चिमी राजस्थान से पूर्वी राजस्थान की ओर आते हैं तो पश्चिमी राजस्थान की तरफ जोधपुर। जैसे राजस्थानी नॉर्थ में डिवीजन कौन सा है प्रमुख? बीकानेर, पश्चिम में जोधपुर, जोधपुर के ईस्ट में आते हैं तो अजमेर, अजमेर के ईस्ट में आते हैं तो जयपुर, और जयपुर के ईस्ट में चलते हैं तो भरतपुर। उसके बाद में राजस्थान के दक्षिण की तरफ उदयपुर, और उदयपुर के ईस्ट में चलते हैं तो कोटा। तो राजस्थान में इस तरीके से जो 7 संभाग बने हुए हैं, इन 7 संभागों को अपने आप में क्या माना गया? पुरातात्विक सर्किट, आर्कियोलॉजिकल सर्किट। इसके बाद में जो सर्किट है वो आता है इको एडवेंचर सर्किट,
इको एडवेंचर सर्किट, तो इस इको एडवेंचर सर्किट के अंदर राशन में टोटल कितने हैं? 10। इको एडवेंचर में मुख्यतः रावली के अकॉर्डिंग जल्दी याद कर पाएंगे। जैसे पश्चिमी राजस्थान के इकोलॉजी के लिए दो प्रमुख साइट को चुना, एक तो डिवीजन हेडक्वार्टर को पश्चिम में जोधपुर को, और एक मुख्यतः डेजर्ट का जो प्रमुख जिला है यानी जैसलमेर। फिर अरावली से इसमें इंपोर्टेंट साइट है 5, जिसमें एक तो हिल स्टेशन वाला सिरोही, एक उसके ईस्ट में आता है राजसमंद, और एक सदन में आता है उसके उदयपुर। तो इस तरीके से अरावली के अंदर ये 3 पार्ट सदन में है और 2 पार्ट अरावली के नॉर्थ में यानी अजमेर के बाद, जैसे जयपुर एंड अलवर। फिर राजस्थान के ईस्ट में जहां से चंबल की एंट्री होती है चित्तौड़, फिर वो सिटी जो चंबल के किनारे बसा हुआ है कोटा, और राजस्थान के पूर्व में जहां से चंबल एग्जिट होती है, राजस्थान से बाहर निकलती है, वो धौलपुर। तो चित्तौड़गढ़ जो चंबल के किनारे प्रमुख सिटी है कोटा, और जहां से एग्जिट होती है धौलपुर। तो 2 पॉइंट इसमें हमने वो लिए हैं, चंबल एंट्री और चंबल एग्जिट। तो एंट्री चित्तौड़ और एग्जिट कहाँ है? धौलपुर। उसके किनारे पे प्रमुख सिटी आता है कोटा। तो चंबल वाली तीनों प्रमुख साइट लेनी है, एंट्री, एग्जिट और उसके निकट जहां उस पर हैंगिंग ब्रिज भी है, और जहां मुख्यतः नदी का किनारा डेवलप किया हुआ है, जिसको हम कहते हैं रिवर फ्रंट, जो हेरिटेज रिवर फ्रंट के रूप में है। तो राजस्थान में हेरिटेज रिवर फ्रंट किसके किनारे है? चंबल के जिले में स्थित है, कोटा के अंदर। तो इस तरीके से 3 तो हो गई अपनी ईस्टर्न राजस्थान की इकोलॉजी वाले पॉइंट, 5 हो गए अरावली वाले, 8 और 2 हो गए डेजर्ट वाले। तो इस तरीके से तीनों इकोलॉजी से टोटल साइट कितनी है? 10। तो इको टूरिज्म सर्किट में राजस्थान के कितने पॉइंट या कितने जिले या स्थान शामिल हैं? 10 हैं, जिसमें डेजर्ट वाले में 2 हैं। जो हम बोलते हैं 4 बड़े जिले जे बी बी जे, उसमें दोनों जे हैं। तो जे बी बी जे में है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। तो उसमें बी बी को छोड़ना है, बाकी जे और जे को लेना है। इको एडवेंचर सर्किट के बाद में नेक्स्ट आता है अपना वाइल्ड लाइफ सर्किट। वाइल्ड लाइफ सर्किट, तो उसमें 7 जिले, 7 डिस्ट्रिक्ट शामिल रहेंगे। तो वाइल्ड लाइफ में एक तो राजस्थान के पूर्वी जिलों में जो नया टाइगर जोन बना था या टाइगर रिजर्व एरिया था, करौली, धौलपुर। तो 2 तो इन जिलों को लिया गया, करौली, धौलपुर। दो यहाँ से अरावली नॉर्थ वाले जिलों से, जयपुर और जयपुर के साथ अलवर। 2 जिले हमें इस साइड में, सिरोही, उसके ईस्ट में राजसमंद।
फिर एक उदयपुर को नहीं लेके इसमें लिया जाता है प्रतापगढ़। तो अभी इको एडवेंचर में हमने सिरोही, राजसमंद और उदयपुर को लिया था। इस बार उदयपुर को छोड़कर सिरोही, राजसमंद, उदयपुर की जगह किसको लिया है? प्रतापगढ़। बाकी ये जयपुर अलवर इसमें भी थे अपने, इको एडवेंचर में भी जयपुर अलवर। तो इसका मीनिंग अरावली 5 में से 4 जिले रिपीट किए हैं, और एक उदयपुर की जगह हमने यहाँ क्या मेंशन किया है? प्रतापगढ़। और उसके बाद में प्रतापगढ़ ऐड करने का मीनिंग है नया जिला। और उसके बाद में 2 अलग जिले और भी हैं, धौलपुर, करौली। तो एक तो नया अपने लिए कौन सा हो गया? प्रतापगढ़। और 2 ये हो गए जो नया टाइगर रिजर्व एरिया भी है राजस्थान का, जो राजस्थान में 5वीं बाघ परियोजना के रूप में भी है, करौली, धौलपुर टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में। अब इसके बाद में, यानी जो वाइल्ड लाइफ सर्किट है, उसके बाद में एक सर्किट आता है ट्राइबल सर्किट। ट्राइबल सर्किट इसलिए बनाया गया है क्योंकि कुछ लोगों की रुचि होती है ट्राइब्स के बारे में जानने की, उनकी जीवन शैली को देखने की, उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में रिसर्च करने की। तो इस तरीके से जो ट्राइब्स कल्चर है, उनकी जीवन शैली है, उनकी जो मुख्यतः किस तरीके से उनका इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था का क्या आधार है, तो इसके लिए उन क्षेत्रों का अध्ययन या स्टडी की जाती है। तो राजस्थान के अंदर भी ट्राइबल एरिया के लिए ट्राइबल सर्किट बनाए गए हैं, जिसमें 3 तो माही बेसिन के जिले शामिल हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। और एक उनका डिवीजन हेडक्वार्टर कौन है? तो बीच में बांसवाड़ा को बना दिया था, लेकिन वापस वो सभी उदयपुर के अंडर में है। तो एक उदयपुर और उसके साथ 3 माही वाले, यानी जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर एंड प्रतापगढ़। तो इन चारों जिलों को हम कहते हैं ट्राइबल सर्किट। ट्राइबल सर्किट, तो उसमें एक तो राजस्थान का दक्षिणी जिला है बांसवाड़ा। माई बेसिन वाले तीनों लिखने हैं आपको, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़, उदयपुर। तो एक ये ध्यान रखना है उदयपुर, बाकी 3 तो आपके माही बेसिन वाले हैं। तो राजस्थान में ट्राइबल सर्किट में कितने शामिल हैं? 4। तो माही प्लस उदयपुर, यानी राजस्थान में जो माही का कैचमेंट एरिया वो और प्लस उदयपुर। पहले उदयपुर की जगह सिरोही था, लेकिन वर्तमान में जहां एसटी या जनजातियों की संख्या अधिक है उदयपुर जिले के अंदर, यानी ट्राइब्स राजस्थान में मैक्सिमम के जिले में उदयपुर के अंदर, लेकिन परसेंटेज वाइज है सर्वाधिक बांसवाड़ा में। जो जनसंख्या वाली क्लास में अपनी बात हुई भी है कि ट्राइब सर्वाधिक या 60% से भी अधिक 3 जिलों में है, जिसमें मेन बांसवाड़ा जहां 75% के आसपास, देन डूंगरपुर, उसके बाद में प्रतापगढ़। और उसके बाद में जो नंबर 4th जिला है वो प्रमुख है उदयपुर। उदयपुर के बाद में सिरोही। ट्राइबल सर्किट के बाद में नेक्स्ट आता है आध्यात्मिक सर्किट।
तो इसमें स्पिरिचुअल सर्किट, यानी जो आध्यात्मिक सर्किट है, इसमें अलग अलग थीम बनी हुई है अपनी। जैसे कि एक इसमें आता है अपने बुद्धा सर्किट, बुद्धा सर्किट। तो रास्ता में बुद्धा सर्किट कितने हैं? दो। बुद्धा सर्किट के बाद में बात करें हम, थैंक यू। तो बुद्धा सर्किट के बाद में, दो के बाद में नेक्स्ट आता है कृष्णा सर्किट। इसके राजस्थान में तीन प्रमुख साइट हैं। बालाजी सर्किट, बालाजी सर्किट के राजस्थान में चार प्रमुख साइट हैं। तो कृष्णा सर्किट, बालाजी सर्किट, उसके बाद में एक आता है अपने तीर्थ सर्किट। जो पिलग्रिमेज सर्किट है, इसमें भी प्रमुख चार साइट। सबसे पहले इन साइट को पढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट ये है कि ये साइट है क्या। जैसे जो भगवान बुद्ध को अधिक मानते हैं, जो भगवान बुद्ध को अधिक मानते हैं, वो भगवान बुद्ध से संबंधित जो स्थान है उनसे अधिक अट्रैक्ट होते हैं। तो बौद्ध धर्म के लोगों को आकर्षित करने के लिए राजस्थान में दो बुद्धा सर्किट डेवलप किए गए हैं। यानी बौद्ध धर्म से संबंधित दो स्थानों को डेवलप किया गया है, जिसमें एक तो जयपुर के निकट बैराट को और एक झालावाड़ के निकट कोलवी गुफाओं को। यानी जो कोलवी साइट है उसके कारण झालावाड़ को। तो इसमें मुख्यतः जिले पूछे जाते हैं अपने से कि राजस्थान में बुद्धा सर्किट कितनी जगह है? दो, जयपुर एंड झालावाड़। हालांकि जयपुर का जो बैराट है वो वर्तमान कोटपुतली बहरोड में है। तो देखो आने वाले टाइम में ये चेंज होना चाहिए इसमें कि बुद्धा सर्किट है वो कौन सी साइट पे है। तो जयपुर में बुद्धा सर्किट बोला गया बैराट साइट को, और बैराट वर्तमान में कहाँ है? कोटपुतली बहरोड। और जो झालावाड़ है वो भी बुद्धा सर्किट का दूसरा पॉइंट है, कौलवी गुफाओं के कारण, जहां बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध मठ बना हुआ था या बौद्ध शिक्षा केंद्र है, उसका प्रमुख स्थान था कौलवी केव। कौलवी की गुफाएं कहाँ स्थित है? झालावाड़ की तरफ। तो राजस्थान के अंदर जो बुद्धा सर्किट है, ये आपको ध्यान है भगवान बुद्ध से रिलेवेंट है। तो इसमें दो साइट हैं। दो साइट कहाँ कहाँ पे हैं? तो एक तो जयपुर में, तो जयपुर में बैराट के कारण है। तो वर्तमान लोकेशन वैसे कहाँ पे है इनकी? कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड,
दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें झालावाड़। कोलवी केव या कोलवी गुफाएं। तो ये दो प्रमुख हैं इसमें, एक तो कोटपुतली बह रोड और एक दो प्रमुख, सॉरी सेकंड नंबर पर जो है, दूसरी जो है वो कोलवी केव के कान झालावाड़। तो सिंपल इसमें या तो ये पूछा जाएगा कि राजस्थान में बुद्धा सर्किट कितनी जगह है, दो जगह, कौन कौन सी साइट बुद्धा सर्किट में शामिल होती हैं। तो उसके पीछे रीजन होता है, जैसे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सम्राट अशोक के द्वारा बेराट के निकट जो एक प्रचार प्रसार के लिए जो स्तूप या एक शिलालेख जो लिखवाया था, जो वर्तमान कोलकाता म्यूजियम में है, जिसमें बुद्ध धर्म और संघ ये शब्द मेंशन थे, बुद्ध धर्म और संघ। तो ये मिला था बेराट के अंदर। तो बेराट पहले पार्ट ऑफ जयपुर था, जिसको हम कहते हैं आज वर्तमान में विराट नगर, लेकिन वर्तमान में विराट नगर पार्ट ऑफ कोटपुतली बहरोड। तो देखा जाए तो कोटपुतली बहरोड वाला है, जो पहले हम कहते थे बुद्धा सर्किट जयपुर, वो कोटपुतली बहरोड। फिर सेकंड है अपना झालावाड़, कोलवी गुफाओं के कारण। जो सेकंड शब्द है यह है कोलवी केव, कोलवी गुफाओं के कारण। कोलवी केव या कोलवी गुफाओं के कारण। इसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड कृष्णा सर्किट। यह सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्यटन विभाग के द्वारा या टूरिज्म डिपार्टमेंट है, उनके द्वारा 2014-15 के अंदर एक स्कीम या योजना लाई गई, 2014-15 के अंदर स्वदेश दर्शन योजना। स्वदेश दर्शन योजना, इस स्वदेश दर्शन का मीनिंग यह था कि जो व्यक्ति स्वयं के देश के दर्शन है और वो अलग अलग थीम पे जो दर्शन करते हैं, जैसे कुछ लोग हैं जिनको हनुमान जी हैं, उनके प्रति अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो वो हनुमान जी के मंदिरों को विजिट अधिक करते हैं। किसी के लिए भगवान कृष्ण है वो इंपॉर्टेंट है, तो भगवान कृष्ण के स्थान या उनके जो टेम्पल है उनको विजिट अधिक करता है। कोई लॉर्ड शिवा को अधिक मानता है, भगवान शिव को अधिक मानता है। तो भारत के अंदर लॉर्ड शिवा के 12 स्थान जहाँ कहा जाता है ना भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग, तो उनके ज्योतिर्लिंग जिनकी पूजा होती है, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव के। तो उन ज्योतिर्लिंग के लिए कई कई जो लोग हैं वो टारगेट करके रखते हैं कि इस साल हमें 3 ज्योतिर्लिंग या 4 ज्योतिर्लिंग है उनको विजिट करना है, फिर नेक्स्ट ईयर भी ऐसा करना है। तो 2-3 साल का या 4 साल का उनका एक प्लान होता है। तो अगर आप किसी थीम के आधार पे अपने टूरिज्म को कर रहे हो, कोई थीम यानी बालाजी, भगवान राम, भगवान शिव, तो किसी भी थीम के ऊपर आप अगर टूरिज्म कर रहे हो तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको स्वदेश दर्शन के तहत इस प्रकार की थीम बना के देंगे। जैसे भगवान शिव वाली तो ऑलरेडी पहले से परंपरागत तरीके से डेवलप है अपने, लेकिन वर्तमान में ऐसी कुछ थीम है जो अपनी अन्य भी डेवलप की जा रही है। तो भगवान कृष्ण से संबंधित सेंट्रल गवर्नमेंट ने तय किया कि भारत में ऐसे प्रमुख 12 साइट हैं, 12 स्थान है जिनको डेवलप किया जाएगा और उनपे नंबर ऑफ टेम्पल ज्यादा हो सकते हैं। स्थान उन्होंने 12 तय किए, जिसमें 3 राजस्थान के हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि स्वदेश दर्शन में जो कृष्णा सर्किट में राजस्थान के कौन कौन से स्थानों को या जिलों को शामिल किया गया। तो स्वदेश दर्शन योजना में एक तो राजसमंद शामिल है, नाथ द्वारा के कारण यानी श्रीनाथ जी के कारण, जयपुर शामिल है, मुख्यतः गोविंद देव जी, गोविंद देव जी, और इनके अलावा गोविंद देव जी के अलावा जो कुछ टेम्पल और भी हैं, जैसे जयपुर में आमेर पैलेस की ओर जाते हैं
तो जो मानसागर झील बनी हुई है उसके पास में एक मंदिर है जिसको हम कहते हैं कनक घाटी। तो कनक घाटी के पास में मंदिर है, उसकी तुलना की गई वृंदावन भगवान कृष्ण टेम्पल से। हालांकि वैसा नहीं है, भगवान कृष्ण का वृंदावन तो काफी सुंदर है, लेकिन इस क्षेत्र के अंदर एरिया छोटा है। तो एरिया छोटा होने के कारण जो मंदिर है, मंदिर तो अच्छा है, यहाँ पे भी हेरिटेज लुक देता हुआ है, पुराना है, लेकिन एरिया उतना बड़ा नहीं है जितना वृंदावन के अंदर, जितना फैला हुआ वृंदावन है उतना नहीं है। लेकिन नाम है कनक वृंदावन। तो कनक वृंदावन है तो आप ये मत मानिएगा यूपी के अंदर, ये जयपुर के अंदर है कनक वृंदावन। कनक वृंदावन। इसके अलावा जयपुर में गलता जी, जयपुर में गलता जी। तो एक ये ध्यान रखना है, तो गोविंद देव जी, गलता जी, कनक वृंदावन। तो स्थान के तौर पे इसमें जयपुर है, एक राजसमंद है, फिर एक सीकर। सीकर है खाटू श्याम जी के कारण। खाटू श्याम जी। तो ये तीन साइट आपको ध्यान रखनी है, राजसमंद, जयपुर और सीकर। सीकर में खाटू श्याम जी। तो नंबर ऑफ टेम्पल जैसा ही मैंने आपको बताया ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन राजस्थान में साइट है 3 और पूरे इंडिया में ऐसी 12 साइट है। तो जो स्वदेश दर्शन योजना 2014-15 है, उसमें इंडिया के अंदर टोटल 12 साइट्स को यानी 12 स्थानों को डेवलप करने की बात की गई, जिसमें शामिल जो स्टेट या राज्य हैं, इसमें शामिल जो स्टेट या राज्य हैं वो राज्य कितने रहेंगे? 5। इस योजना के तहत जो कृष्णा सर्किट में शामिल होंगे वो 5 राज्य रहेंगे। अब उन 5 राज्यों में एक तो राजस्थान के निकटतम वो स्टेट जहां भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में स्वयं अर्जुन के युद्ध में थे सारथी। तो ये कुरुक्षेत्र युद्ध की बात है, और कुरुक्षेत्र किस जगह से जुड़ा हुआ है? हरियाणा। तो एक तो इसमें शामिल है हरियाणा का क्षेत्र, जहां मुख्यतः भगवान कृष्ण के कहा जाता है कि लीलाओं का वर्णन जो होता है, क्योंकि उनका जो शासन है वो तो होता है गुजरात की तरफ द्वारिका में, लेकिन उनका जो बचपन है वो मुख्यतः ब्रज भूमि यानी यूपी का जो पार्ट है, तो उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इस कारण इसमें दूसरा जो प्रमुख स्टेट है वो यूपी है। फिर जहां उन्होंने शासन किया, द्वारिका गुजरात। तो एक इसमें गुजरात शामिल है, और गुजरात के बाद में एक इसमें कवर होगा अपना राजस्थान। एक गुजरात की तरफ और एक अपने राजस्थान है, जहां इसमें 3 साइट है। तो एक तो हम हो गए राजस्थान, और 3 अपने पड़ोसी हैं। पड़ोसियों में शामिल कौन नहीं है? एक तो एमपी शामिल नहीं है, और एक पंजाब शामिल नहीं। तो दोनों में ऐसी कोई इंपॉर्टेंट साइट नहीं है जो भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई हो। तो ऐसा नहीं है भगवान कृष्ण का कोई मंदिर नहीं है, मंदिर मिलेंगे आपको, लेकिन कोई ऐसी उनका यात्रा वृत्तांत या इससे जुड़ी हुई कोई प्रमुख घटना नहीं है जिसके कारण वहां कोई ऐसी फेम वाली साइट हो। और एक राजस्थान से दूर वाला जो राज्य है उसको हम कहते हैं उड़ीसा, जो स्टेट है जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथपुरी के कारण एक उड़ीसा भी इसमें शामिल है। तो एक अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि राजस्थान ये पड़ोसी राज्यों में स्वदेश दर्शन योजना में कृष्णा सर्किट में कौन से राज्य शामिल नहीं है? तो पड़ोसी राज्यों में एक तो पंजाब और एक एमपी। इसका मतलब बाकी 3 शामिल है, हरियाणा शामिल है, यूपी शामिल है, गुजरात शामिल है, और एक हम स्वयं भी शामिल है राजस्थान, और एक दूर वाला है उड़ीसा।
तो 5 राज्यों की 12 साइट को डेवलप किया जाएगा, जिसमें राजस्थान की 3 साइट होंगी, राजसमंद श्रीनाथ जी, जयपुर जिसमें गोविंद देव जी, कनक वृंदावन, गलता जी, देन उसके बाद में सीकर, सीकर में खाटू श्याम जी, खाटू श्याम जी हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे। कल जो आपको बताया था कि सीकर के अंदर जो टूरिज्म बढ़ रहा है वो किसके कारण, मुख्यतः खाटू श्याम जी के प्रति लोगों का जो अट्रैक्शन है उसके कारण धीरे धीरे वहां पे टूरिज्म सर्वाधिक हो चुका है राजस्थान के अंदर, उसके बाद में चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो ये 2 थीम अपनी कंप्लीट हो गई, बुद्धा सर्किट, उसके बाद में कृष्णा सर्किट। अब नेक्स्ट है बालाजी सर्किट। तो बालाजी सर्किट में अपने 4 टेम्पल और 4 साइट इसमें शामिल हैं। तो वो 4 मंदिर और 4 साइट कौन कौन सी हैं, तो इसके अंदर हम देखते हैं राजस्थान की सबसे इंपॉर्टेंट जो साइट है बालाजी में केवल वो ली गई है। जो बालाजी सर्किट है उसमें एक है सालासर बालाजी। तो सालासर जो टेम्पल है ये कहाँ पर है, चूरू में। फिर शेखावाटी से जयपुर की ओर आते हैं तो जयपुर की तरफ जहाँ रोपवे भी बना हुआ है, सामोद वीर हनुमान जी मंदिर। तो सामोद वीर हनुमान जी इसमें शामिल हैं। फिर जयपुर से दौसा की ओर जाते हैं तो मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी जिनको कहते हैं भूतों के बालाजी, क्योंकि भूत प्रेत वगैरह वो कहा जाता है कि यहाँ दूर किए जाते हैं। ये दौसा और करौली बॉर्डर के पास में है, तो दौसा में माना जाएगा, वैसे मेहंदीपुर। तो मेहंदीपुर वाले बालाजी, और एक सरिस्का की तरफ जो है पांडुपुर। तो पांडुपोल अलवर ये सरिस्का क्षेत्र में आता है। ये टेम्पल कहाँ है, पांडुपोल सरिस्का रीजन अलवर के अंदर। तो राजस्थान के अंदर ये जो 4 बालाजी टेम्पल हैं, जिसमें एक शेखावाटी, शेखावाटी के बाद में जयपुर, जयपुर के ईस्ट में कौन है, दौसा, और जयपुर के ही टच में एक जिला और आता है अलवर। तो बाद में जैसे हम जयपुर के पास में आते हैं तो जयपुर के ईस्ट की तरफ बाद में 2 और है, एक जयपुर में, जयपुर के दौसा में, फिर बाद में उसके टच में अलवर की तरफ। अलवर हालांकि जयपुर से थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में होता है। फिर एक शेखावाटी का चूरू वाला सालासर। तो ये मुख्यतः जो 4 मंदिर हैं जिनको बालाजी सर्किट के पार्ट में काउंट किया गया है। हालांकि ऐसा नहीं है, राजस्थान में 4 ही मंदिर हैं बालाजी के। हम देखेंगे घर घर में, खेत खेत में, अपने पहाड़ी पहाड़ी के ऊपर मंदिर बने हुए हैं। तो इसका मीनिंग है जो हनुमान जी के बालाजी के मंदिर है वो बहुत सारे मंदिर हैं। इसके बाद में लास्ट में है पिलग्रिमेज सर्किट। तो पिलग्रिमेज सर्किट में जो अपने तीर्थ सर्किट है, तीर्थ सर्किट में इंपोर्टेंस है एक तो राजस्थान के अजमेर का ख्वाजा साहब दरगाह के कारण, क्योंकि मुस्लिम संप्रदाय का एक प्रमुख स्थान है, हालांकि सर्व धर्म के लोग यहाँ जाते हैं। एक हिंदू कम्युनिटी को लेकर पुष्कर, एक नाथ द्वारा, ये वापस हिंदू कम्युनिटी से जुड़ा हुआ दूसरा स्थान। फिर एक करौली के अंदर महावीर जी।
करौली में किस साइट को लिया गया है? महावीर जी। तो ये 4 प्रमुख साइट हैं, जिसमें एक अजमेर, 2 पुष्कर और नाथद्वारा, ये हिंदू कम्युनिटी वाली हैं, और एक महावीर जी। तो महावीर जी करौली, ये मुख्यतः जैन कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है, जैन समुदाय या संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं राजस्थान में पिलग्रिमेज सर्किट या तीर्थ सर्किट है वो 4 हैं, जिसमें एक मुस्लिम कम्युनिटी का है, 2 हिंदू कम्युनिटीज के हैं और एक जैन कम्युनिटी का है। तो राजस्थान में जो आध्यात्मिक सर्किट है, उस आध्यात्मिक सर्किट में 4 प्रमुख थीम है, जिसमें भगवान बुद्ध को या बौद्ध धर्म को लेके बुद्धा सर्किट बने हुए हैं 2। उसके बाद में कृष्णा सर्किट है, जिसमें 3 साइट है, एक अपना राजसमंद, एक जयपुर और एक सीकर। फिर बालाजी वाले में 4 है और तीर्थ वाले में 4 है। तो ये सीक्वेंस में याद रखना, बुद्धा में कितने हैं? 2, कृष्णा सर्किट में 3, बालाजी में 4 और तीर्थ सर्किट में भी कितने हैं? 4 साइट। तीर्थ सर्किट टोटल 4। तो इस तरीके से अपने जो टूरिज्म में अलग अलग जो थीम थी वो कंप्लीट हो गई है। बिना किसी थीम के सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए राजस्थान में टूरिज्म सर्किट कितनी है, तो आपको जनरल वाला आंसर देना है 10। राजस्थान में पर्यटन सर्किट कितने हैं? 10। और बाकी थीम के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो उसके अकॉर्डिंग आंसर होंगे। तो अभी जो हम बात कर रहे थे टूरिज्म सर्किट पे, पर्यटन सर्किट पे, तो टूरिज्म सर्किट के अंदर आपके एक तो आता है सामान्य सर्किट यानी जनरल सर्किट, 10 है। उसके बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्किट, जहां से आज हमने बात स्टार्ट की थी, पुरातात्विक सर्किट, तो पुरातात्विक में 7 संभाग में। इसके बाद में इको एडवेंचर सर्किट, इसमें 10। वाइल्ड लाइफ सर्किट, वाइल्ड लाइफ सर्किट है इसमें 7। इसके बाद में ट्राइबल सर्किट, तो 3 माही बेसिन वाले जिले बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और एक उदयपुर, इसमें 4। और लास्ट में जो स्पिरिचुअल सर्किट या आध्यात्मिक सर्किट है उसमें भी 4 थीम थी, जिसमें 2 बुद्धा यानी बुद्धा सर्किट, 3 अपने लॉर्ड कृष्णा सर्किट जो स्वदेश दर्शन योजना के तहत भारत के 5 राज्यों में और 12 साइट को डेवलप किया जाएगा, जिसमें 3 राजस्थान में, बालाजी सर्किट 4 साइट, और लास्ट में तीर्थ या पिलग्रिमेज सर्किट वो भी आपके 4। तो तीर्थ वाले में हमने एक अजमेर जो मुस्लिम कम्युनिटी की साइट है, 2 पुष्कर और नाथद्वारा हिंदू कम्युनिटी की साइट है, और एक जैन कम्युनिटी वाली साइट है करौली महावीर जी, करौली महावीर जी। पर्यटन सर्किट के बाद में नेक्स्ट आता है पर्यटन महोत्सव। टूरिज्म फेस्टिवल या पर्यटन महोत्सव, पर्यटन महोत्सव का जो पार्ट है, टूरिज्म फेस्टिवल का जो पार्ट, वो हम मंथ वाइज देखेंगे। जैसे सबसे पहले जनवरी, तो जनवरी में राजस्थान के अंदर, क्योंकि एग्जाम में आजकल क्या पूछा जाता है, टूरिज्म फेस्टिवल के सीक्वेंस पूछे जाते हैं। तो इसमें देखो एक आपका आर्ट एंड कल्चर का जो टॉपिक है वो भी अच्छा होना चाहिए, मेले वाला, क्योंकि इसमें बीच बीच में आर्ट एंड कल्चर के मेले भी दिए जाते हैं जो टूरिज्म को अट्रैक्ट करते हैं। तो एक तो आपका वो पूरा अपने आप में चैप्टर है। हम यहाँ पे ज्यादातर वो लेंगे जो अपने आरटीडीसी डिपार्टमेंट के द्वारा आयोजित करवाए जाते हैं, या अपने राजस्थान के कुछ प्रमुख सांस्कृतिक मेलों के एग्जाम्पल हैं, उनको भी कवर करेंगे।
लेकिन मेले वाला पूरा चैप्टर है वो इसमें कवर होना पॉसिबल नहीं है। तो इसमें क्योंकि उसमें पढ़ाया जाता है आपको हिंदी मास के अकॉर्डिंग, और इसमें अपन जो वेस्टर्न कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग, यानी जनवरी मंथ से लेके और दिसंबर तक इनका जो सीक्वेंस है वो कैसा है। लैब असिस्टेंट, सर आपका कोर्स कब तक कंप्लीट? देखो लैब असिस्टेंट वाले जो स्टूडेंट हैं उनका फरवरी लास्ट या मार्च मिड तक, यानी प्रयास ये किया जाएगा फरवरी तक कंप्लीट करवा दिया जाए। फिर उनकी कुछ क्लासेज हैं जहां उनको आवश्यकता है, पुराने जो क्वेश्चन पेपर कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं उन अप्रोच के आधार पे कुछ क्लासेज हैं जो रिवीजन के तौर पे स्टार्ट करेंगे अपन। क्योंकि उसके बाद भी कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी आपके पास एक ठीक ठाक टाइम रहेगा। तो अभी जितना कोर्स कंप्लीट हो गया उसका प्रयास ये करें कि उस कोर्स को वो 2 से 3 बार रिवीजन करें। देखो कोर्स को एक बार नहीं, जो जनरली कहते हैं ना कि उस चीज को आप 3 बार रिवीजन करोगे, फिर बाद में खुद रिपीट करोगे, और अभी कुछ दिन में अपनी बुक्स आने वाली है, बुक्स के माध्यम से आप उसके क्वेश्चन पेपर कितने बनते हैं, क्योंकि अधिकतम क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया गया है जो आपकी कंप्लीट एनसीईआरटी को कवर करता है। क्योंकि आपके जो क्वेश्चन की अप्रोच होती है, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड जनरली 12th स्टैंडर्ड रखा जाता है उसमें, तो आपके क्वेश्चन की जो अप्रोच रहेगी एग्जामिनर की वो लगभग 12th स्टैंडर्ड की रहेगी। तो उसमें प्रयास यही किया जाएगा जो क्वेश्चन है वो 12th स्टैंडर्ड के रहेंगे। तो उसकी बुक भी बहुत जल्दी आने वाली है, फरवरी के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक, यानी 10 फरवरी और 15 फरवरी के बीच में, 10 से और 15 फरवरी के बीच में अवेलेबल रहेगी। तो राजस्थान में जनवरी के अंदर आयोजित होने वाले प्रमुख फेस्टिवल हैं, उसके अंदर एक तो राजस्थान के उत्तर में केमल फेस्टिवल होता है बीकानेर की तरफ। कैमल फेस्टिवल ऊंट महोत्सव राजस्थान के उत्तर से जुड़ा हुआ है। वैसे ऊंटों की संख्या अपने जैसलमेर बीकानेर में अधिक है। राजस्थान की पहली जो कैमल डेयरी है वो अपनी बीकानेर के अंदर है। उसके बाद में ऊंटों का जो अनुसंधान केंद्र है वो राजस्थान के अंदर जोड़बीड़ बीकानेर में है। तो ऊंटों से जुड़े हुए ज्यादातर जो पॉइंट आपके बीकानेर से संबंधित हैं, यहाँ तक कि कैमल फेस्टिवल भी बीकानेर है। इसी समय जनवरी के अंदर अपने 14 जनवरी का जो समय होता है वो काइट फेस्टिवल के रूप में होता है। पतंग महोत्सव के रूप में। तो कुछ फेस्टिवल होते हैं जिसके अंदर डेट फिक्स होती है अपनी, जैसे काइट फेस्टिवल में मोस्टली अपनी ये रहती है, कई बार मकर राशि से कर्क राशि में जब सूर्य प्रवेश करता है तो वो 14 के दोपहर के बाद करता है। तो कुछ साल ऐसा भी रहा है कि हमने मकर संक्रांति को 14 के बजाय 15 को सेलिब्रेट किया है। देखो पतंग तो अपनी उड़ाने की जो आदत है वो 14 तारीख की है। अब चाहे गवर्नमेंट 15 की घोषणा करो मकर संक्रांति की, चाहे 16 की करो, पतंग कौन से दिन उड़ेंगे? 14 तारीख को। तो कैमल फेस्टिवल, ऊंट महोत्सव, 14 जनवरी काइट फेस्टिवल। इसी समय अपने जयपुर के अंदर जो प्रमुख साहित्यकार हैं जिनकी फेम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे होती है, या हमारे स्थानीय जो प्रमुख साहित्यकार हैं उन सबको मुख्यतः जयपुर बुलाया जाता है लिटरेचर फेस्टिवल के नाम से। यानी एक साहित्य महोत्सव हम करवाते हैं जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के नाम से। तो ये वैसे नाम इसका जयपुर के नाम से ही होता है, तो ये बताने की आवश्यकता ही नहीं कहाँ पे है, ये जयपुर के अंदर। जैसे काइट फेस्टिवल है पूरे राजस्थान में ही मनाया जाता है, लेकिन इसका जो प्रमुख आयोजन है वो जयपुर के निकट या जयपुर सिटी के अंदर मानसागर लेक का नाम सुना आपने, जिसको हम जल महल भी बोलते हैं जयपुर में। तो जल महल या जो मानसागर लेक है उसके निकट होता है। तो राजस्थान में काइट फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है? जयपुर के अंदर। बाकी आप देखते हैं कि इस समय पतंग लगभग पूरे राजस्थान में ही उड़ते हैं।
जैसे बीकानेर की हम बात करें तो बीकानेर में पतंग आपके जो आखा तीज का टाइम पीरियड आता है, यानी जो गर्मियां होती हैं उसके निकट होता है। यानी जो बीकानेर की स्थापना है, उस बीकानेर की स्थापना के साथ, बीकानेर जब ये बसाया गया था तो उसकी स्थापना के साथ, यानी जो आखा तीज है उस दिन वहां पे पतंग उड़ाए जाते हैं। तो राजस्थान में एक दो ऐसी प्रमुख साइट है जहाँ पतंग महोत्सव है, वो अन्य दिनों में भी किया जाता है, लेकिन काइट फेस्टिवल है पूरे राजस्थान में होता है। ह्यूमन ज्योग्राफी वाला, बिल्कुल ह्यूमन ज्योग्राफी वाला मैं रिवीजन करवा दूंगा आपको। तो ये वाले जो प्रमुख फेस्टिवल हैं ये आपके जनवरी के हैं। राजस्थान में कैमल फेस्टिवल बीकानेर, काइट फेस्टिवल, जयपुर में काइट फेस्टिवल, और यही जयपुर में जुड़ा हुआ जो एक लिटरेचर फेस्टिवल। जैसे लिटरेचर फेस्टिवल, पहले आपने नाम सुना होगा राजस्थान के अंदर, महारानी कॉलेज और महाराजा कॉलेज। ये महारानी कॉलेज तो हालांकि बालिकाओं के लिए है, जो तीनों स्ट्रीम में काम करती है, आर्ट्स में, कॉमर्स में और साइंस में। महाराजा कॉलेज लड़कों की है, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी से जो कनेक्ट कॉलेज है वो है, जो साइंस में सिर्फ साइंस स्ट्रीम में और लड़कों के लिए है। तो महारानी कॉलेज के बिल्कुल पास में, या यूं कहें महाराजा कॉलेज के सामने, एक जगह आती है डिगी पैलेस। तो डिगी पैलेस ये टोंक में नहीं है, वहां तो मालपुरा डिगी जगह है। तो यहाँ पे डिगी पैलेस जो है, उस डिगी पैलेस में आयोजित किया जाता था जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। जब गवर्नमेंट को यह लगा कि इसमें बहुत बड़े नामी व्यक्ति आते हैं, तो हमें जो डिगी पैलेस है उससे इसको होटल आमेर क्लार्क में ले जाना चाहिए, जो एयरपोर्ट के पास में है। तो अब ये होटल आमेर क्लार्क में होता है। अब जब उनको ये लगेगा हमारे पास और अच्छा बजट है, और बड़े साहित्यकार इसमें आ रहे हैं, तो इसको यहाँ से लेके हो सकता है रामनिवास बाग जो होटल है, जो ताज ग्रुप का है, स्टे का जिसका एक दिन का पर रूम का लगभग ₹1,00,000 या उससे भी अधिक चार्ज है, तो हो सकता है कभी उसमें भी आयोजित करवाने लगे। लेकिन आरटीडीसी डिपार्टमेंट की साइट पे इसमें क्या लिखा हुआ है, डिगी पैलेस जयपुर। तो बाई चांस साइट अगर जगह पूछ लें कि किस जगह, तो जयपुर में डिगी पैलेस। लेकिन ये जगह फिक्स नहीं होती, होटल चेंज होते रहते हैं। तो डिगी पैलेस वो होटल वाली साइट है, उसका नाम है डिगी पैलेस। तो ये जनवरी वाले फेस्टिवल हैं अपने, जिन पे अभी हमने बात की है। जनवरी के बाद में हमारे नेक्स्ट हैं फेब वाले। फरवरी में जो प्रमुख फेस्टिवल हैं, उसमें एक तो डूंगरपुर में आता है बेणेश्वर, माघ पूर्णिमा को मेले का आयोजन, जिसको आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। बेणेश्वर डूंगरपुर। डूंगरपुर के जस्ट ऊपर की ओर डिस्ट्रिक्ट आता है अपने उदयपुर। जहाँ उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल, ये कंटेंट राइटर से और या जो लिखा था उसमें
मिस्टेक होके और म्यूजिक की जगह म्यूजियम लिखा हुआ है। तो ये जैसे नोट्सों की तरफ आप ध्यान दें तो ये म्यूजियम नहीं है, ये म्यूजिक है, जहाँ विश्व के जो प्रमुख कलाकार हैं उनको यहाँ बुलाया जाता है। जो पहले वंडर सीमेंट और मुख्यतः जो जिंक हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उनके सहयोग से आयोजित करवाया गया 2016 से। तो उसके बाद में ट्रेंड में रहा 2016 में 17 में। तो जब भी इनको ये लगता है कि कलाकारों को बुलाया जाए तो ये उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल के नाम से उदयपुर में आयोजित होता है। तो नाम या टाइटल है उदयपुर, तो ये उदयपुर म्यूजिक। लेकिन जब एग्जामिनर को लोकेशन पूछनी होगी तो उदयपुर नहीं दिया जाएगा। जैसे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, तो जब जगह पूछनी होगी तो सिर्फ इतना ही देंगे, साहित्य महोत्सव या लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ होता है, जयपुर में। अब वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल कहाँ होता है, तो वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल उदयपुर के अंदर। वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल, तो वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल ये अपने उदयपुर में आयोजित होता है। अपने अभी सीमावर्ती जिलों के अंदर कुछ फेस्टिवल देखे थे, जैसे बीकानेर के अंदर यहाँ बात की थी अपने कैमल फेस्टिवल, ये जनवरी में है। यहाँ जैसलमेर के अंदर फरवरी में आता है मरु महोत्सव। मरु महोत्सव डेजर्ट फेस्टिवल। फिर यहाँ बाड़मेर की ओर आता है थार महोत्सव जो मार्च में आएगा। तो ये तीन तो जो बॉर्डर वाले हैं आप कंटिन्यूस याद रखिएगा। जैसे कैमल फेस्टिवल जनवरी में, डेजर्ट फेस्टिवल फरवरी में और थार फेस्टिवल मार्च के अंदर। तो अभी अपन फरवरी वालों की बात करें वैसे, तो उसमें फरवरी वाले में थार काउंट नहीं होता, ये मार्च में होता है। और कैमल फेस्टिवल ये जनवरी में होता है। तो ये जनवरी फरवरी मार्च। तो ये मरु महोत्सव या डेजर्ट फेस्टिवल ये फरवरी के अंदर। तो फरवरी के जो प्रमुख फेस्टिवल हैं वो एक तो डेजर्ट फेस्टिवल है जो एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कैमल फेस्टिवल के बाद में होता है कि जो टूरिस्ट पश्चिमी राजस्थान के कल्चर को बीकानेर में नहीं देख पाया, यानी जनवरी में नहीं देख पाया, वो फरवरी में पधारो जैसलमेर, किसमें, डेजर्ट फेस्टिवल में। तो जो जनवरी और फरवरी दोनों में चूक गया वो मार्च में पधारो बाड़मेर के अंदर थार फेस्टिवल या बैलून फेस्टिवल के अंदर। बैलून यानी रंगीन गुब्बारे बांधे जाते हैं, तो वहां एक बैलून फेस्टिवल भी होता है बाड़मेर के अंदर। बैलून यानी गुब्बारे, बैलून फेस्टिवल और थार फेस्टिवल। तो ये ध्यान रखना थार और मरु एक जगह नहीं होते। मरु राजस्थान में ज्यादा कहां पर है, डेजर्ट कहां पर अधिक है, जैसलमेर में, तो वहां मरु महोत्सव होता है। और मरु के जस्ट नीचे यानी बाड़मेर, वहां थार फेस्टिवल होता है। तो एक तो इसमें है डेजर्ट फेस्टिवल, इसके साथ उदयपुर म्यूजिक फेस्टिवल, उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल, वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल, और एक होता है बेणेश्वर। तो ये ध्यान रखना, दो तो आपके मेवाड़ की तरफ है, उदयपुर डूंगरपुर की तरफ, और एक पश्चिमी राजस्थान की तरफ है मरु महोत्सव या डेजर्ट फेस्टिवल। फरवरी के बाद में जो थर्ड मंथ है यानी मार्च, मार्च के प्रमुख फेस्टिवल के अंदर मार्च में एक तो होता है अपने ब्रज महोत्सव। ये ब्रज क्षेत्र यानी पूर्वी राजस्थान से जुड़ा हुआ है भरतपुर के अंदर। ब्रिज फेस्टिवल भरतपुर। फिर एक आता है धुलंडी महोत्सव। होली को कहते हैं कि रंगों का त्योहार है, कलर फेस्टिवल है। तो ये धुलंडी होता है होलिका दहन के नेक्स्ट डे को। होलिका दहन होता है उसका नेक्स्ट डे या अगला दिन क्या होता है, धुलंडी, जिस दिन हम रंग लगाते हैं। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में, कहीं ये लठ मार होती है, कहीं एक कोड़ा मार होती है, कहीं आदमी को ही पकड़ के कीचड़ में ही दे मार। तो इसका मीनिंग है कि अलग अलग तरीके की होलियां प्रचलित है राजस्थान के लगभग सभी एरियाज में। तो धुलंडी का कोई ऐसा विशेष क्षेत्र नहीं है, राजस्थान में अलग अलग जगह की होलियां
जो कि आपको आर्ट एंड कल्चर में करवाई जाती है, कहाँ कौन सी प्रचलित है। तो धुलंडी महोत्सव का कोई स्थान विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। सर आरएसएसबी के अदर एग्जाम, हाँ बिल्कुल, आरएसएसबी के अदर एग्जाम जितने भी आप दे रहे हैं उसके लिए क्लास, इसी कारण इसमें जो आपको जितना भी करवाया जा रहा है डीप करवाया जा रहा है। आपसे जो एग्जाम हो रही है उनके क्वेश्चन पेपर निकाल के देख लीजिए, और अभी से नहीं है ये पैटर्न। मेरा जो पैटर्न है यानी जो ज्योग्राफी पढ़ाने का, जिसमें अप्रोच ऑलरेडी 2000 लगभग, आरएस का जो नया पैटर्न आया था 2013, उसके बाद से ही पैटर्न यही है पढ़ाने का। अगर पुराने नोट्स भी आप उठा के देखोगे तो 10 में से 7 या 8 क्वेश्चन उनसे भी आ जाएंगे। हालांकि अब कुछ चीजें, एक दो क्वेश्चन अपडेट आने लग गए तो वो हो सकता है वो नहीं मिले, बाकी पुराने नोट्सों से भी आपकी अप्रोच उतनी ही होगी जो आरएसएसबी की आज है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होके देखो, जो किसी को नहीं आ रहा वो क्वेश्चन नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वो किसी को नहीं आ रहा। समस्या वो है जो सबका ठीक हो रहा है और आपका गलत हो रहा है। तो इसका मीनिंग जनरल जो क्वेश्चन है, या जिनको अपन कहते हैं कि जो एवरेज क्वेश्चन है, वो लगभग आपके ठीक हो। देखो बुक जो पढ़ रहे हो काफी है आपको। बुक अगर ज्योग्राफी वाली, जो राजस्थान वाली अपडेट वाली बुक आपने ली हुई है, जिसमें कुछ पार्ट फरवरी के बाद में आपको कहा भी है मैंने, कुछ जो पार्ट है उसमें बुक के अंदर जो पार्ट है वो अपन अपडेट करेंगे भी। तो धुलंडी फेस्टिवल ये भी मार्च में होता है। इसी समय अपने थार फेस्टिवल, थार महोत्सव। तो थार के लिए जगह कौन सी है? बाड़मेर। इसी समय मार्च के अंदर राजस्थान फेस्टिवल या राजस्थान महोत्सव। राजस्थान महोत्सव होता है जो राजस्थान दिवस के ऊपर मनाया जाता है। तो मुख्य दिवस तो होता है इसमें 30 मार्च, लेकिन ये ऑर्गेनाइज किया जाता है 27 से और 30 मार्च के बीच में। तो ये 3 दिन आयोजित होता है। दोपहर 27 दोपहर को, यानी 12 बजे के बाद में, दिन के समय 12 बजे बाद में इसको शुरुआत करते हैं, और 30 की दोपहर को इसको समापन। तो इसका मीनिंग है 27 से 28, फिर 28 से 29 और 29 से 30। तो ये देखने में अपने को लगता है 4 डेट, लेकिन ये 3 दिन आयोजित होते हैं। 27 से 28 की दोपहर, 28 से 29 की दोपहर और 29 से 30 की दोपहर। तो ये राजस्थान जो दिवस है 27 और 30 मार्च के बीच। इसके बाद में मार्च के अंदर इंपॉर्टेंट जो एक फेस्टिवल पहले आयोजित होता था, एलिफेंट फेस्टिवल। हाथी महोत्सव जयपुर के अंदर, क्योंकि यहाँ जयपुर में आमेर के पास में कुंडाग्राम, जिसको हम कहते हैं एलिफेंट विलेज, तो उस कुंडाग्राम में हाथियों की सवारी वगैरह भी करवाई जाती है, यानी जिसको हम कहते हैं एलिफेंट सफारी। तो राजस्थान में एलिफेंट सफारी और एलिफेंट फेस्टिवल कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। एलिफेंट सफारी और एलिफेंट फेस्टिवल कहाँ का प्रसिद्ध है? तो वो जयपुर का प्रसिद्ध है। तो ये मार्च वाले फेस्टिवल हैं आपके। ब्रज महोत्सव भरतपुर में, धुलंडी आपके पूरे राजस्थान में होती है मार्च में। थार फेस्टिवल मार्च में बाड़मेर में। राजस्थान दिवस ये पहले तो जयपुर में ही आयोजित होता था, लेकिन अब राजस्थान के सभी जिलों में होता है, क्योंकि जहां मुख्यमंत्री जी इसको मुख्य सेलिब्रेट करते वो मुख्य जिला होता है। और एलिफेंट फेस्टिवल, हाथी महोत्सव है जयपुर के अंदर। ऑफिशियली वैसे इसको बंद किया हुआ है, क्योंकि इस समय मार्च के आसपास जब गर्मियां स्टार्ट होती हैं तो कई बार क्या होता है, हाथी है उसको गुस्सा आ जाता है, बिगड़ जाता है। तो एक बार ऐसा हुआ कि जयपुर के अंदर कुछ इजरायली टूरिस्ट थे, उनको कुचल दिया। हालांकि हाथी ने पूछा नहीं कहाँ के हो, लेकिन फिर भी वो कुचले गए। तो इसराइल के साथ हमारे रिलेशन ठीक है। तो इसराइल के कहने पर भाई इसराइल ने कहा कि हमारे टूरिस्ट आए, इस तरीके से मारे गए आपके यहाँ, तो आप लोगों को सोच समझ के ये जो फेस्टिवल है या जो एलिफेंट सफारी है जो आपको करवानी है वो एक निश्चित एरिया में करवाओ। तो उसके बाद में इन्होंने तय किया कि जो कुंडाग्राम है एलिफेंट सफारी उसी एरिया में होगी। तो ये एलिफेंट फेस्टिवल वैसे तो बंद है, लेकिन बाई चांस पूछ लिया जाए कि कौन सा स्थान, तो जो हाथी गांव है उसी जगह, यानी जयपुर के अंदर। फिर मार्च के बाद में अप्रैल,
अप्रैल में जो फेस्टिवल आते हैं आपके, उसमें एक आता है गणगौर, जो चैत्र मास के शुक्ल तृतीया को आता है। यानी वैसे कुछ फेस्टिवल कई बार है हिंदी मास के अकॉर्डिंग मार्च में भी आ जाते हैं, कई बार अप्रैल में भी। तो ये मार्च से और अप्रैल के बीच में जो फेस्टिवल है, जिसमें एक गणगौर फेस्टिवल। और राजस्थान में जो गणगौर फेस्टिवल है, ये मुख्यतः जयपुर का प्रसिद्ध है। अब ऐसा नहीं है, राजस्थान के अन्य जिलों में, ज्यादातर जिलों में इसको मनाया जाता है, लेकिन प्रसिद्ध यहाँ की है गणगौर की सवारी। जयपुर का जो चार दीवारी मार्केट है, उससे गणगौर की सवारी निकलती है। इसका ये गणगौर फेस्टिवल है, ये मुख्यतः अपने राजस्थान में जयपुर का प्रसिद्ध है। गणगौर के अलावा एक मेवाड़ और महावीर जी, मेवाड़ फेस्टिवल होता है। मेवाड़ के डिवीजन हेडक्वार्टर उदयपुर में। एक महावीर जी फेस्टिवल या महावीर जी मेला, ये मुख्यतः करौली के अंदर, जो जैन कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है, राजस्थान के एक प्रमुख पशु मेले के रूप में भी आता है। महावीर जी, मेवाड़ और गणगौर, तो ये अप्रैल वाले तीन फेस्टिवल हैं। जीजीएम फेस्टिवल गणगौर के लिए जनरली अपने राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में अपने गीतों में जो एक लाइन आती है कि तीज त्योहारा ने ले बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो गणगौर के आसपास हमारे जो हिंदू संप्रदाय के जो त्योहार हैं वो लगभग समाप्त होते हैं, फिर बाद में तीजों के पास में वापस लौटते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि तीज त्योहारा ने ले बावड़ी ले डूबी गणगौर। इसके बाद में मार्च अप्रैल के बाद में मई का जो प्रमुख फेस्टिवल है वह है समर फेस्टिवल। तो राजस्थान में चाहे समर हो चाहे विंटर हो, दोनों फेस्टिवल माउंट आबू में है। ग्रीष्म महोत्सव और शीत महोत्सव दोनों माउंट आबू में है। समर फेस्टिवल माउंट आबू। मई के बाद में जून और जुलाई वाले टाइम हमारे फेस्टिवल की छुट्टियां होती हैं। यानी वो टाइम पीरियड होता है जून, जिस समय टेम्परेचर हाईएस्ट होते हैं। जुलाई हमारे राजस्थान में मुख्यतः वर्षा का प्रतीक है, कि इस समय वर्षा स्टार्ट होती है और किसान अपने खेतों में व्यस्त होता है। तो सामान्यतः इस समय जो टूरिज्म होता है वो राजस्थान में ना के बराबर है। हालांकि वैसे तो मार्च के बाद में टूरिज्म अपने कम हो जाता है, लेकिन अपने यहाँ लोकल के कुछ ऐसे फेस्टिवल हैं जो मार्च अप्रैल तक चल रहे होते हैं। फिर गर्मियों के अंदर हमारे समर फेस्टिवल जो माउंट आबू में करवाते हैं। उसके बाद में जून जुलाई के अंदर कोई इंपॉर्टेंट फेस्टिवल नहीं है जो टूरिज्म से जुड़ा हुआ। फिर अगस्त के समय अपने यहाँ तीज फेस्टिवल, तीज महोत्सव है, जो जयपुर का तीज और बूंदी का कजली तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज, भादुड़ी तीज, क्योंकि वो भाद्रपद में आती है जो बूंदी वाली तीज। और जो मुख्यतः अगस्त में जो पहले आती है वो श्रावण मास वाली तीज होती है। तो तीज महोत्सव राजस्थान में दो जगह, तीज जयपुर का और कजली तीज बूंदी का, जिसको हम भादुड़ी या बड़ी या बूढ़ी तीज कहते हैं। तो नेक्स्ट है अपना अगस्त। तो अगस्त में है तीज फेस्टिवल। एक आता है कजली तीज। तो तीज फेस्टिवल जयपुर का है, कजली तीज कब का है, बूंदी का। जयपुर, और ये कब का है, बूंदी का।
अगस्त के बाद में है नेक्स्ट सितंबर। सितंबर में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट फेस्टिवल नहीं है, लेकिन सितंबर से अक्टूबर इस समय अपने जो अश्विन मंथ होता है, यानी आसोद जिसको कहते हैं, आश्विन मंथ जो होता है, तो आश्विन मंथ के आसपास पश्चिमी राजस्थान में एक उत्सव होता है, मांड उत्सव, जिसको हम कहते हैं मारवाड़ महोत्सव। अच्छा क्वेश्चन है, मांड के नाम से मांड महोत्सव या मारवाड़ महोत्सव। तो मारवाड़ से तो आपको आइडिया लग जाता है, क्योंकि मारवाड़ संभाग मुख्यालय कहते हैं हम जोधपुर को, जैसे मेवाड़ कहते हैं हम उदयपुर को। तो मेवाड़ फेस्टिवल उदयपुर में है, मारवाड़ या मांड महोत्सव है यह जोधपुर के अंदर है। जैसे हमें पश्चिमी राजस्थान की संस्कृति की जो झलक है, या पश्चिमी राजस्थान की जो हम कह सकते हैं सिग्निफिकेंट जो कल्चर वहां का है, यानी जो महत्वपूर्ण जो संस्कृति है वो देखने को मिलती है। तो एक तो मान फेस्टिवल है इस समय, और इसके अलावा एक बीकानेर की ओर, सितंबर में नहीं, ये सितंबर अक्टूबर वाला था मांड महोत्सव। अब बाकी के जो है वो अक्टूबर से जुड़े हुए हैं। कबीर यात्रा, तो कबीर यात्रा वाला ये बीकानेर में है। कबीर यात्रा फेस्टिवल है वो बीकानेर में है। तो कबीर जी की वाणी के बारे में आपने सुना है। जिनको ये लगे कि बच्चों को सद्मार्ग पे ले जाना है या अपने बुढ़ापे को थोड़ा सा ठीक रखना है, तो बच्चों को शुरुआत से ही और बचपन से ही उनको, कई लगाते हैं ना घर में संगीत लगा के रखते हैं, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद में अमृत पिलाने से क्या फायदा। तो इसका मीनिंग है उससे थोड़ा सा अपना बुढ़ापा सुधर जाता है, कि बच्चा पहले ये बातें सुन ले तो आगे जाके कम से कम वो अनाथ आश्रम अपने को नहीं छोड़ के आए। तो राजस्थान में इस प्रकार का एक फेस्टिवल कबीर यात्रा के नाम से, जहां कबीर जी की वाणियों को सुनाया जाता है, वो आयोजित होता है बीकानेर। तो ये अपना एक फेस्टिवल है जो नए फेस्टिवल के रूप में, नए महोत्सव के रूप में है। तो ये बीकानेर की ओर आयोजित करना स्टार्ट किया है हमने, बीकानेर कबीर यात्रा। तो कबीर यात्रा का संबंध बीकानेर से। अक्टूबर के आसपास दौसा के अंदर आभानेरी, आभानेरी उत्सव। तो आभानेरी उत्सव है दौसा से रिलेवेंट, ये भी अक्टूबर के आसपास में है। तो ये सितंबर से अक्टूबर के बीच में आता है मांड महोत्सव। बाकी ज्यादातर आपके अक्टूबर के हैं, कबीर और दौसा, आभानेरी। फिर आगे अपने कार्तिक मास के कुछ फेस्टिवल हैं जिनको हम लिखते हैं अक्टूबर से नवंबर। आप देखते हैं कई बार दीपावली अपने अक्टूबर में आती है, कई बार दीपावली अपने नवंबर में आती है। तो इसका मीनिंग है कि जो ये अक्टूबर और नवंबर वाले जो फेस्टिवल हैं, ये मुख्यतः कार्तिक मास वाले हैं। तो अभी लिखे थे हमने सितंबर से अक्टूबर, अब लिखेंगे अक्टूबर से नवंबर। यानी कार्तिक मंथ के आसपास जो आयोजित होते हैं, जिसमें एक तो विजयादशमी, या दशहरा, दशहरा महोत्सव। तो जो दशहरा महोत्सव राजस्थान में प्रसिद्ध है कोटा का, आयोजित लगभग राजस्थान के सभी जिलों में होता है। सिर्फ एक जोधपुर का मंडोर, मंडोर यानी जो रावण की पत्नी मंदोदरी है, तो रावण का ससुराल है, इस कारण वहां जवाई के पुतले जलाए नहीं जाते हैं। तो राजस्थान में एक मंडोर, मंदोदरी का जो मंडोर है जोधपुर, उस क्षेत्र में रावण दहन नहीं होता, क्योंकि जो ससुराल है उसके अंदर जवाई को, आपको पता है, रेस्पेक्ट होती है। तो इस कारण रावण के पुतले राजस्थान में किस स्थान, यानी जोधपुर जो मंडोर मंदोदरी का क्षेत्र है। और बाकी इसमें बड़े रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण,
तो ये पूरा इनका जो परिवार, या जिसको जिस दिन अपन रावण दहन जो करते हैं, तो वो विजयादशमी के रूप में या दशहरे के रूप में। राजस्थान में सबसे बड़े रावण को जो बनाया जाता है वो कोटा की तरफ। बाकी जयपुर में भी अच्छा फेस्टिवल होता है, बाकी राजस्थान के अन्य जिलों में भी होता है। तो इस कल्चरल एक्टिविटीज को हम धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं राजस्थान के अन्य जिलों में, लेकिन प्रमुख महोत्सव होता है कोटा की तरफ। इस समय अपने पुष्कर के अंदर कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। इसके दिन अपने बीकानेर कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा को मेले का आयोजन होता है। तो कोलायत भी इस समय इंपोर्टेंट साइट होती है टूरिज्म को लेकर। इसी समय अपने अलवर में मत्स्य फेस्टिवल होता है। इसी समय अपने पूर्वी राजस्थान के अंदर बूंदी फेस्टिवल होता है। और इसी समय झालावाड़ की तरफ झालरा पाटन, चंद्रभागा। चंद्रभागा जो कि एक पशु मेला भी है, यह भी आयोजित होता है झालावाड़ की तरफ। यह ध्यान रखिएगा, चंद्रभागा कहाँ आयोजित होता है, तो चंद्रभागा कहाँ भागा, चंद्र झालावाड़। तो ये राजस्थान के पूर्व में कुछ ऐसे फेस्टिवल हैं जिसमें एक अलवर की ओर मत्स्य संघ का जब एकीकरण किया गया था, नहीं अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, तो उसमें प्रमुख जिला मुख्यतः अलवर था। तो ये मत्स्य वाला जिसमें अलवर और उसके आसपास की संस्कृति को दर्शाया जाता है। फिर आता है अपना हाड़ौती की तरफ बूंदी फेस्टिवल, बूंदी महोत्सव। और फिर झालावाड़ की तरफ चंद्रभागा। झालावाड़ की ओर कौन भागा, चंद्रभागा झालावाड़। इसके बाद में दिसंबर में जो कुछ फेस्टिवल हैं अपने, वो अरावली के सदन वाली साइड पे, जिसमें एक तो राजसमंद की तरफ कुंभलगढ़ फेस्टिवल, फिर इधर पाली की तरफ रणकपुर फेस्टिवल, फिर इसमें जो सुरई वाला पार्ट है इधर शीतकालीन महोत्सव या विंटर फेस्टिवल। जैसे समर फेस्टिवल भी यही होता है सिरोही में, और विंटर फेस्टिवल भी यही होता है। तो ये कुंभलगढ़ से अगर देखें शीतकालीन महोत्सव, तो इस वाली साइड पे पश्चिम की तरफ जाते हुए इसमें जो डेट है, तो कुंभलगढ़ की आती है लगभग आपकी 1 से 3 दिसंबर। रणकपुर आती है आपके 21 से और 22 दिसंबर। और इधर जो शीतकालीन महोत्सव यानी जो सिरोही में आता है, ये आता है आपका 29 से 30 दिसंबर। पहले 31 तक को होता था, लेकिन 31 को आपको ध्यान है टूरिस्ट बस में ही नहीं रहता, क्योंकि अपनी जो नई साल है वो जनरली कहते हैं ना, जगह जगह होर्डिंग लगते हैं अपने कि लीकर के साथ नहीं, दारू के साथ नहीं, दूध के साथ शुरू कीजिए। लेकिन फिर भी लोगों का एक अलग अलग स्वभाव है, वो उसके साथ ही स्टार्ट करेंगे, चाहे आप कितना ही प्रचार प्रसार दूध का करें। तो इनको लगा कि 31 को ज्यादातर जो टूरिस्ट हैं वो अपने बस में नहीं रहते, तो यूं करो 31 को उनको अपने भरोसे छोड़ो। आरटीडीसी डिपार्टमेंट ने कहा कि हम तो 29 और 30 को ही आयोजित करवाएंगे विंटर फेस्टिवल। तो ये 29-30 को आयोजित करवा के बाद में 30 को समापन घोषित कर देते हैं, और 31 को टूरिस्ट जाने और उसका राम जाने या उसका ईश्वर जाने। तो इस तरीके से हमारी पूरे साल के कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, जिनको आप रटे नहीं, पहले मंथ सीक्वेंस देख लें। फिर कुछ मंथ हमने स्किप भी किए हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है या जिनमें कोई फेस्टिवल नहीं है। जैसे हमने जून, जुलाई, लगभग सितंबर भी छोड़ा हुआ था, लेकिन सितंबर अक्टूबर के बीच में मांड महोत्सव होता है। तो अपने एक तो अगस्त वाली तीज महोत्सव, दोनों तीज और कजली तीज बूंदी वाला, फिर बाद में सितंबर अक्टूबर वाला मांड महोत्सव, फिर सितंबर अक्टूबर अक्टूबर के आसपास अपने कबीर यात्रा बीकानेर, दौसा आभानेरी उत्सव, और फिर बाद में नवंबर दिसंबर के आसपास बहुत सारे फेस्टिवल हैं, जिसमें ज्यादातर तो आपको याद है, उनको याद नहीं करना। जैसे दशहरे को दीप महोत्सव, दीपावली वाले को कार्तिक महोत्सव, कोलायत महोत्सव, क्योंकि ये झीलों में भी हमने पढ़ रखे हैं कि कार्तिक पूर्णिमा को मेले का आयोजन कहाँ होता है, एक तो पुष्कर के अंदर और एक कोलायत लेक के निकट।
तो इसके अलावा जो कुछ एक फेस्टिवल है जैसे मत्स्य, बूंदी और चंद्रभागा जो झालावाड़ में है, झालरा पाटन में, ये कुछ एक याद कर लो। और बाद में लास्ट में दिसंबर वाले हैं जो आपके कुंभलगढ़ से इस साइड में आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है। कुंभलगढ़ 1 से 3, राजसमंद में कुंभलगढ़ फेस्टिवल, रणकपुर पाली के अंदर 21 से 22 दिसंबर, और साल के जो लास्ट में 29 से 30 दिसंबर विंटर सीजन फेस्टिवल, शीतकालीन महोत्सव। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं। तो अब लास्ट में फेस्टिवल्स के बाद जो अपना पार्ट बचा है वो राजस्थान के अंदर जो प्रमुख टूरिज्म साइट, हालांकि फेस्टिवल वाला जो पार्ट था अपना, पर्यटन महोत्सव, ये टूरिज्म जो साइट है उस टूरिज्म साइट के अंदर ये एक पार्ट आता है। तो ये टूरिज्म साइट वाला जो पॉइंट है उसमें से कवर किया है। जो मैंने आपको लास्ट में बताया था कि टूरिज्म साइट बाकी हम कवर नहीं करेंगे, कारण क्योंकि वो आपके कहीं ना कहीं कवर हो जाती है। तो ये आपको नोट्स में कहीं ये लगे कि ये पार्ट कहां से आया, तो ये टूरिज्म साइट वाला पॉइंट है, उसी का ही भाग है। पर्यटन स्थल, तो पर्यटन स्थल में एक तो होते हैं अपने ऐतिहासिक या हिस्टोरिकल साइट, जो कल मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे, जैसे कि पुरातात्विक स्थल है, अपनी आर्कियोलॉजिकल साइट है जो, उसके अलावा उसके अंदर कुछ युद्ध भूमियां हैं जो अपने ऐतिहासिक स्थल हैं, फिर अपनी कुछ कल्चरल साइट, सांस्कृतिक स्थल हैं। तो जो कल्चरल साइट या सांस्कृतिक स्थल हैं उसमें अपने इंपॉर्टेंट जो साइट हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे कुछ मेले हैं, कुछ महोत्सव हैं, कुछ मंदिर हैं। तो ये अपने आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। राजस्थान के कुछ फोर्ट या किले हैं, तो ये आर्ट एंड कल्चर कवर करोगे तो उसमें कवर होंगे आपके। और उनमें से कुछ प्रमुख फेस्टिवल होते हैं जो आरटीडीसी डिपार्टमेंट जिनको ऑर्गेनाइज करवाने में अपना योगदान देता है, तो उनमें से कुछ एक फेस्टिवल को हमने कवर किया है। तो ये जो अपने आपके पर्यटन महोत्सव जो थे ये मुख्यतः इस आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट का हिस्सा था। तो ये कल भी अपनी बात हुई थी कि टूरिज्म साइट है उनको कवर करना वैसे इम्पॉसिबल है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि ये वास्तव में एक पॉइंट नहीं हो गया, 3 सब्जेक्ट है आपके। जब राजस्थान का हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको ऐतिहासिक स्थान याद हो जाएंगे, आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे तो कल्चरल साइट याद हो जाएंगे, और फिर आता है आपका ज्योग्राफिकल साइट। तो ज्योग्राफिकल साइट में जैसे इंपोर्टेंट माउंटेन या पर्वत, तो जैसे राजस्थान के फिजिकल डिवीजन पढ़ोगे। फिर बाद में टूरिज्म साइट में आपके वाइल्ड लाइफ या वन्य जीव, तो राजस्थान के अंदर जैसे आप सेंचुरी नेशनल पार्क या फिर रामसर साइट पढ़ोगे तो आपको ये साइट भी याद हो जाएंगी। उसके बाद में डैम है, राजस्थान में लेक है, झील है। तो ये वाले जो सारे पार्ट हैं ये अपने ज्योग्राफी के अंदर टॉपिक थे। झील, बांध, वन्य जीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क, राजस्थानी प्रमुख पर्वत। तो ये वाला जो पार्ट है अभी हमने जो कवर किया है वो टूरिज्म साइट वाले पॉइंट का ही पार्ट था, पर्यटन स्थल वाले का ही पार्ट था, जिसमें बाकी स्थानों को हमने छोड़ा है क्योंकि बाकी वो सब्जेक्ट के पार्ट है। यानी ऐतिहासिक स्थान है वो हिस्ट्री का पार्ट है, कल्चरल साइट है वो राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, ज्योग्राफिकल साइट है वो हम ज्योग्राफी में कवर कर चुके हैं। सॉरी। तो इस चैप्टर को अभी हम कुछ एक पार्ट इसमें और बचा हुआ आपका, जैसे पर्यटन संस्थान है, जो टूरिज्म इंस्टीट्यूट है वो बचे में, टूरिज्म से रिलेवेंट कुछ पॉलिसीज या योजनाएं हैं, जो नीतियां हैं वो बची हैं, और लास्ट में कुछ स्कीम या योजनाएं। तो एक संस्थान बचा हुआ है, एक नीति और एक योजना। सॉरी। तो संस्थान, नीति और योजना उनको हम कवर करेंगे कल। तो आज के इस सेशन को यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।